आप चाहें तो इस मेज पे आ सकते हैं, जगह काफी है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आइए। प्लीज। अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। देखिए, आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त। ये सबके बस का नहीं। मैं खुद ये बरसों से करता हूं। बेशक आप नहीं, आप छोटे मन से किए, आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं, क्योंकि इस घड़ी जो लोग यहाँ आते हैं मैं उन सबको जानता हूं। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही बहुत पी रखी है। वे यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, दूसरे पब बंद हो जाते हैं और वे कहीं और नहीं जा सकते। वे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मेज पर, बाहर सड़क पर, ट्राम में। कई बार तो मुझे उन्हें उठा के उनके घर तक पहुंचाना पड़ता है। बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते नहीं। नहीं, आप गलत न समझिए। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा। आप आकर चुपचाप अलग मेज पर बैठ गए, मुझे बुरा सा लगा। नहीं, आप डरिए नहीं। मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। देखिए, हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपने अपने बियर पर अकेले रह सकते हैं। हालांकि मेरी उम्र में यह जरा मुश्किल, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा क्रेज है। वो अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। जी, क्या कहा आपने? मेरी उम्र? अच्छा, जरा अंदाजा तो लगाइए। अरे नहीं साहब, आप नाक मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं आपने मुझे खुश कर जरूर दिया है, और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? और आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा। हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए। हालांकि दोनों को सिर्फ एक बार ही चुना जा सकता है। बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं, जिसे एक बार जी चुके या एक बार पी चुके। आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद। अब उम्मीद है आप मुझे घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मैं खुद कैथोलिक हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का यह विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि आदमी मौत के बाद भी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात को मैं इस समस्या के बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं, मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। नींद आने के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए और आधी छटाक थकान। और अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो इसका मुआवजा आप 1.5 छटाक बियर पीकर भर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त पिछले 15 वर्ष लगातार, जिन्हें मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती है। रात के 3 बजे, ये भयानक घड़ी। 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है,
और 4 बजे सुबह होने लगी। लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर है ना उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मृत्यु आने की यदि कोई घड़ी है तो वो यही घड़ी जी। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं पेंशन यात्रा लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है जो बरसों से मेरे साथ रहती है। अब देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपके साथ लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूं और उधर वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर आंखें लगाए बैठी। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे यह ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आंखें लगाए बैठा। मैं ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार न कर रहा हो या जो खुद किसी का इंतजार न कर रहे। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं उस क्षण आप तो जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती है, इस लिहाज से वे औरतों की तरह लेकिन सिर्फ इस लिहाज से नहीं, औरतों की तरह उनमें अपनी ओर खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत बनी रहती। ये डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता हो, लेकिन ये निचले दर्जे का डर है। आपको एक ओर किनारा करके चले जाता है, कुत्ता दूसरी ओर मुंह करके चला जाता है। वो इसलिए डरा रहता है कि कहीं आप उसके साथ बेईमानी न कर बैठे, और आप इसलिए सहमे से रहते हैं कि कहीं वो नजरें बचाकर आप पर झपट न पड़े। लेकिन इस डर में कहीं कोई रहस्य, कोई रोमांच या कोई संभावना नहीं होती, जैसी अक्सर सांप या बिल्ली को देखने से उत्पन्न होती। सही बात यह है, और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्लियों, औरतों की ही तरह बिल्लियों को आप आखिर तक सही नहीं पहचान सकते। इसलिए नहीं कि वो खुद कोई राज जानबूझकर आपसे छिपाए रखती है, बल्कि खुद आप में इतना हौसला नहीं होता कि आप आखिर तक उनके भीतर लगे दरवाजों को खोल सके। आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि अक्सर वही चीजें हमें अपनी ओर खींचती है जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है। आप बुरा न माने तो मैं एक बियर और लूंगा। कुछ देर बाद वो बंद कर देंगे और फिर सुबह तक पूरे शहर में एक बूंद दिखाई नहीं देगा। ये नहीं, आप डरिए नहीं। मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूं। देखिए, आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो इस उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन या किसी नाली में, जो ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं। लेकिन कुछ लोग डर के मारे जमीन पे ही पांव जमाए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना बराबर है। सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। जब लौ उंगलियों के पास पहुंच जाए तब उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं और नहीं बाद में। कब तक पकड़े रहना और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इस रोमांच में छिपा है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठता, और फिर ये किसी काम का नहीं। आपको शायद हंसी आएगी कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं कि कई चीजों को न जानना ही अपने आप को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जिस तरह आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही बरसों तक।
हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है, और कभी कभी इस संशय से छुटकारा पाने के लिए आप किसी दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगे। यह निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी का अपना। देखिए, ये एक शतरंज के खेल की तरह है। आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक बाजी हारने के बाद आप दूसरे में जीतने की आशा करने लगते हैं, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावना है, पहली बाजी की तरह रहस्यपूर्ण। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में चाहे कितने ही औरतों के संपर्क में आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से ही होता है। पहले ही कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल अकेला रहता अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़। जी हाँ, मैं विवाहित हूं। मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, और जब आपने अपने आंखों से किसी को मरते देखा नहीं, अपने हाथों से दफनाया नहीं, तो आप केवल सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को अपने आंखों से मरते न देख ले, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई से हाथ पोंछती हुई तौलिए में आपके सामने आ खड़ी हो। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं। उसके बजाय अब बिल्ली आती है जो दरवाजे के देरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोखता उतना ज्यादा नहीं जितना बुहार देता है, अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे, ताकि बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे। लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर की ओर रहते हैं। किसी भी अजानी घड़ी में वो आपको दबोच सकते हैं। मैं शायद भटक रहा हूं। देखिए, बियर पीने का यह एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आप बच्चों के खेल जानते हैं, जब सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर काटता है? क्या आपके देश में भी खेला जाता है? वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे ही। उन दिनों हम सब की भी कुछ वैसी ही हालत थी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता था कि वे कब किसके पीछे अचानक अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर भारतीय एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं। जी हाँ, उन्हीं दिनों जर्मन यहां आए थे। आप तो दिनों बहुत छोटे रहे, मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं। लड़ाई के कारण दिन रात काम में डटा रहना पड़ा, और मैं एक जवान बैल की तरह दिन रात लगा रहता। पत्थर की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारी और मेजों के दराज खुले पड़े थे। उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी थी। पुराने फोटो एल्बम, सिलाई मशीन, क्रिसमस के उपहार। आप जानते हैं, विवाह के बाद कई चीजें खुद ब खुद इकट्ठा होती जाती। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को उलट पुलट कर देखा। कोई ऐसी चीज उनके हाथों से बची नहीं थी जो जिसे उन्होंने न देखा। उस रात में कमरे में अकेला बैठा था। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था।
नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा। सोने से पहले वो अक्सर सिगरेट पिया करता। शुरू शुरू में मुझे उसकी याद खटकती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया। पलंग के पास टीपाई पर उसकी वो किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी। जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वहां निशानी के लिए उसने अपना वो क्लिप दबा दिया था। क्लिप में उसके बालों की गंध जुड़ी थी। आप जानते हैं, कई बार हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। वो सही भी है, क्योंकि विवाह के पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अरसा साथ रहने के कारण वो बड़ी चीजें हमारे हाथों से छूट जाती, याद रह जाती हैं। कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएं, रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से नहीं कह पाते, लेकिन जिनके बिना हमारी जिंदगी सोनी सी जाती है। उस रात में अपनी पत्नी की चीजों के बीच अकेला बैठा था। आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? उस रात में खुद से यह सवाल बार बार पूछता रहा। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में पहला मौका था जब मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ, जैसे उसने जानबूझकर कोई चीज मुझसे छुपा कर रखी, कोई ऐसी चीज जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी तलाश में। उसके पास कुछ गैर कानूनी पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों के बीच बांटी जाती। पुलिस ने यह सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की। आपको अजीब लगेगा, लेकिन उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और उसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी, जिसमें मेरा कोई साझा नहीं। आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि वे मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते थे? जरा रुकिए, मैं अपना ग्लास कर दूंगा, मैं फिर आपका साथ दूंगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पीने का लुत्फ इत्मीनान से पीने में। हमारी भाषा में एक कहावत है, हमें जी भरकर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम इस दुनिया में जीवित नहीं होंगे। 100 बरस, ये कुछ ज्यादा लंबा अरसा नहीं? आपको नहीं लगता? हम में से कोई भी इतने अरसे तक जीवित रह पाए? मुझे शक है। आदमी जीता है, खाता है, पीता है, और एक दिन अचानक नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चूप ही नहीं करते। भयानक चीज ये है कि मरने वाला हमेशा के लिए अपना रहस्य अपने साथ ले जाता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। उस रात में अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता। आपको शायद हंसी आएगी कि पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी के सभी चीजों की तलाशी ली, एक एक चीज को उलट पुलट कर देखा था, जैसे मैं उसका पति न होकर भेजिया पुलिस का पेशेवर नौकर हूं। मुझे कहकर यकीन नहीं हो रहा था कि उससे मैं कुछ नहीं पूछ सकता। वो इनके हाथों से बची कि नहीं ये मैं जानता। वे जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उनमें से एक को भी मैंने आज तक जिंदा वापस लौटते नहीं देखा। उस रात मुझे
इस चीज ने इतना परेशान नहीं किया कि मृत्यु उसके नजदीक है, जितना इस चीज ने कि अब मैं उसके बारे में कभी पूरा सत्य नहीं जान सकूंगा। मृत्यु हमेशा के लिए उसकी भेद पर ताला लगा देगी और वो पीछे अपने एक भी ऐसा सुराख नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन रात को उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं उनकी प्रतीक्षा में तैयार बैठा। मैं जानता था वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत न पड़ती, लेकिन मैं जानता था कि मेरी पत्नी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाली। अरे मैं उसके रहस्यों से अपरिचित रहा हूं, उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। चुप रहना चाहती थी, चाहे यातना कितनी ही भयानक क्यों हो। मैंने उसकी यातना को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता। पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था कि क्या मैं श्रीमती का पति हूं। उनके सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ में दे सका। बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर थे, लेकिन वे मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैं उन्होंने बताया कि मैं मेरी पत्नी की इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वे मुझे एक अलग से पूरे दिन रात वो मुझसे एक ही तरह के सवाल अलग अलग तरीके से पूछते कि क्या मैं अपनी पत्नी के बारे में कुछ जानता हूं, वो कहां जाए, किन लोगों से मिलती थी, किस आदमी ने उसे लिटलेट किए। मुझसे किसी भी तरीके का उत्तर जानने के लिए वे जो तरीका अपनाते थे तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। मैं कितने तफसील से क्यों ना बताऊं, आप उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकते। वे मुझे उस समय तक पीटते जब तक मैं अपनी चेतना खो नहीं गई, लेकिन उनमें असीम धैर्य। वो इस समय तक इंतजार करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आई। फिर वही सिलसिला शुरू होता, वही पुराने सवाल, वही अंतहीन यातना। उन्हें मुझ पर यह यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ इतने वर्षों तक रहा हूं उनके इस कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें लगता था मैं उनसे झूठ बोल रहा हूं, मैं उनके हाथों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पीटते थे, मुझे इसकी यातना नहीं थी। मेरी यातना यह थी कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे रहकर यकीन नहीं हो रहा था कि रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी के साथ वो एक अलग जिंदगी जी रही है, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वे उसे नहीं पकड़ते तो मैं अंत तक यही सोचता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं, वे लड़ाई के अंतिम दिन थे। पुलिस अपने शिकार को आसानी से हाथ से छाने नहीं। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। आप जानते हैं, जब पहली रात मैं अपनी पत्नी को अपने कमरे में नहीं पाया तो मुझे काफी खेद। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे छलना की। बार बार यह सवाल मुझे कोसता था कि खुद मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन पुलिस की असहाय पीड़ा से गुजरते हुए एक तरह से मैं उसके प्रति कृतज्ञ समझा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक तरह से उसने मुझे बचा लिया। जरा सोचिए, अगर मुझे मेरी पत्नी के बारे में सब कुछ मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था? मेरी पीड़ा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने स्वीकार करने की आजादी होती।
मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने भाई से विश्वासघात क्यों न करना पड़े, पीड़ा की एक सीमा के बाद आप वो रास्ता नहीं चुने। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अक्सर रात को जब मैं कमरे में अकेला होता हूं तो ये सोचकर मुझे तसल्ली हो जाती है कि छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं सकता। जब मैंने आपको यहां बुलाया था तो ये सोचकर नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। जी, नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। एक दिन जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी नजर शहर की दीवार पर लगे उस पोस्टर पर। उन दिनों हर तीसरे चौथे दिन वो पोस्टर शहर की दीवार पर चिपका दिए जाते। हर पोस्टर पर वो 40 नाम होते थे जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया। मेरी नजर जब मेरी पत्नी के उस छोटे से नाम पे पड़ी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उस छोटे से नाम के पीछे किसी ऐसी औरत का चेहरा हो सकता है जिसे मैं जानता भी था और नहीं जानता। मैंने कहा ना कि जब तक आप अपने परिचित को अपनी आंखों से देखते न देख रहे, धुंधली सी आशा बन रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई घर से तौहीर से हाथ लेकिन देखिए, मैं अपनी बातें दोहराने लगा। बियर पीने का ये सुख है, आप एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आप जा रहे हैं? अरे रुकिए, मैं सलामी के कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए ले लेता हूँ। बेचारी भूखी प्यासी मेरे इंतजार में वहां सड़क में आंखें लगाए बैठी होगी। नहीं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ, मेरा पास नहीं है। मैंने कहा ना, सही फासला है।